नमस्कार, आप देख रहे हैं अपड़ो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ने। आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ये आयोजन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सम्मेलन की विवरणिका का विमोचन किया। उत्तराखंड में होने वाले इस आपदा प्रबंधन कांग्रेस का विषय मजबूत जलवायु कार्रवाई और आपदा लचीलापन है। आपदा प्रबंधन के लिए नवाचार, सहयोग और संचार पर इस विश्व कांग्रेस में प्रमुखता से चिंतन और मंथन होगा। विश्व कांग्रेस में पर्वतीय परिस्थिति और संचार पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का 6वां वैश्विक सम्मेलन होने से वैश्विक स्तर पर देवभूमि उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि आपदा न्यूनीकरण कैसे लिया जाए, ये हिमालयी राज्यों की बड़ी आवश्यकता है। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों की ओर से आपदा न्यूनीकरण, जनधन की हानि कैसे कम हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रयोग पर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक ओर यूजीएनएल को न्यायालयों में अपने लंबित वादों को शीघ्र निस्तारण करने के लिए डेडिकेटेड फ्लो अप के साथ मिशन मोड पर कार्य करने के सख्त निर्देश दिए, तो वहीं यूपीसीएल को राज्य में विद्युत चोरी पर सख्ती करते हुए विजिलेंस टीमों को एक्टिव करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने पिटकुल को अपने सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि के कार्यों को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अधिकारी सभी हाइडल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ऑनरशिप लें और प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए समर्पित होकर काम करें। उन्होंने उरेडा को कमर्शियल बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटीज में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से बढ़ गया। देहरादून बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा, पूर्व प्रदेश महामंत्री ऋषिराज बालियान और सहकारी समिति के चेयरमैन वीरेंद्र चौधरी समेत कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी में कई शिक्षाविद, अधिवक्ता, पूर्व शिक्षक और उद्योगपति शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द कुछ और भी लोग बीजेपी में शामिल होंगे। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वही लक्सर में आयोजित कांग्रेस से जोड़ो यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद को बीजेपी की फैक्ट्री में बने हुए शब्द बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन शब्दों से परिचित नहीं है। जब से बीजेपी से नेता सत्ता संभाली है तब से ये मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने के लिए अलग तीर इस्तेमाल करती है। हमारा संबंध तो केवल कुपोषण, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है। कांग्रेस तो किसान मजदूर के लिए हमेशा से लड़ती आई है। उन्होंने कहा कि वे इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं जो विकास के मुद्दे हैं। हमारी लड़ाई तो उसके लिए है जिन स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, जिस गाँव में पानी के लिए पानी नहीं है, उन समस्याओं के लिए हमारी लड़ाई है। कांग्रेस इन शब्दों से परिचित नहीं और जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से ये बातें उठ रही हैं और भाजपा समाज को बांटने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करती है। हमारा संघर्ष तो बेरोजगारी से है, महंगाई से है, कुपोषण से है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी आवाज़ है। हम किसानों के लिए लड़ते हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं। हम लोग उन सवालों पर लड़ रहे हैं जो सवाल विकास से जुड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई जो आज बिजली गायब है, नल में पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए है। बाकी चीज़ें ये जिहाद वो जिहाद, ये सारे शब्द भाजपा को मुबारक हो।
हरीश रावत जी ने एक ऐलान किया था कि वो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जोड़ो यात्रा एक चालू कर रहे हैं, जिसके उसी के एक चरण में पहले एक यात्रा रुड़की के पास हो चुकी है। दूसरे चरण में आज यात्रा यहाँ रायसी से लेकर टूडी भगवानपुर तक है, उसी में हम कर रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आज जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर सरकार के इशारे पे यहाँ का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, कौमी एकता को तार तार करने का प्रयास में सरकार और सरकार के मुखिया खुद शामिल हैं, तो उसके लिए खिलाफ कांग्रेस एक ये सद्भावना की यात्रा निकाल रही है, ताकि उनको जो मुद्दे उत्तराखंड के हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, उन सब मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और उसके संगठन के लोग लगातार निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं उसको हिंदू मुस्लिम पे लव जिहाद, लैंड जिहाद पे इस बात चीज़ को करें। उसके खिलाफ सभी के खिलाफ एक यात्रा है कि इस देश में कौमी एकता की बात होगी, सद्भाव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश रावत की आदत हर मामले में राजनीति करने की है। उन्होंने कहा कि जहां एक और प्रदेश में धार्मिक यात्राएं बढ़ रही हैं, वहीं हरीश रावत को धरना देने से फुर्सत नहीं है, जिससे प्रदेश में माहौल खराब होता है। उन्होंने कहा कि चाहे जोशीमठ हो या मसूरी, हरीश रावत ने दोनों ही जगह माहौल खराब करने का काम किया। उनको हर जगह गलतियां नजर आती हैं। हरीश रावत को यात्रा सीजन में बयानबाजी से बचनी चाहिए। हरीश रावत जी ने तो मैं बहुत स्पष्ट तक कह सकता हूं कि उनका तो हर विषय पर राजनीतिक नजरिया रहता है। आज हमारी धार्मिक यात्रा बढ़ रही है तो वो धरना दे रहे हैं और एक प्रकार से पूरा देश के अंदर से माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। जोशीमठ के अंदर एक घटना हुई, उसको विश्वव्यापी आपदा घोषित करने का उन्होंने प्रयास किया। मसूरी के अंदर अच्छा हमारा जो वहाँ का तीर्थाटन चल रहा है, वहाँ जाके वो धरना दे रहे हैं। उनको तो हर चीज में विकास में ईर्ष्या नजर आती है। और मैं तो अपील करूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कम इस राज्य की यात्रा काल में, यात्रा सीजन में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में पूरे देश में 2500 बीजेपी पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। ये पदाधिकारी हैं जिन्हें पन्ना प्रमुख तक पहुंच बनाने का अनुभव है और हर राज्य से लोगों को चुना जाएगा, जो अंत में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे और वहां से मिलने के बाद इन तमाम पदाधिकारियों को उन सभी राज्यों में भेजा जाएगा जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही इस डेलीगेशन में वे लोग भी शामिल होंगे जो लोग राज्य के संगठन को चला रहे हैं, जिनमें प्रदेश प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। एक केंद्र का कार्यक्रम है। हम लोगों ने प्रत्येक लोकसभा से 10 ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ कमेटी निर्माण में और पन्ना प्रमुख के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उसकी पूरी सिस्टम को जानते हैं। ऐसे 50 लोग उत्तराखंड से उनका चयन होगा, उसके बाद उनका प्रशिक्षण भी होगा और दूसरे राज्यों के जो हमारे प्रबंधन को देखने वाले लोग हैं, संगठन के प्रबंधन को, बूथ के प्रबंधन को, उनके साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और उसमें से फिर हम 1 लोग से 5 लोगों को चयन करके उनको हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश भेजेंगे। वहां से उनका उस दिन मोदी जी लगभग 2500 ऐसे पूरे देश से आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ एक उनकी मीटिंग होगी। उस वर्चुअली मीटिंग को हम लोग प्रत्येक बूथ पर दिखाएंगे और वहीं से ये 5 लोग 1 सप्ताह के लिए अलग अलग जहाँ चुनावी राज्य वहां जाएंगे और 1 सप्ताह अपने वहाँ के नीचे की कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हुए फिर चुनाव की व्यवस्था में लगेंगे और बाद में उनको ही हमने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुलाकात हुई। परिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल सतपाल महाराज अचानक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है, इसको लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। इस मुलाकात के बाद सतपाल महाराज ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में
संबंधित कुछ बिंदु पर अध्यक्ष से बातचीत हुई है। साथ ही महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि सतपाल महाराज पिछले कई दिनों से उत्तराखंड से बाहर थे और महासंपर्क अभियान में शामिल नहीं हुए थे। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात अध्यक्ष के पास रखी। वहीं इस मौके पर सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा पर भी अपनी बातें रखी। उसमें कुछ मुद्दे थे हमारे, और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी हमारे चौबड़ाखाल क्षेत्र में होके आए हैं, कार्यक्रम उनके बड़े अच्छे हुए हैं, तो उसी के बारे में चर्चा थी। और हमने कहा भी जो भी आदेश देंगे, क्योंकि अब इस समय चुनाव प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। ओबीसी मोर्चे में मैं हरिद्वार जा रहा हूं, और इसके साथ साथ और भी जो आवश्यक बातें थी वो हमने की हैं। धन्यवाद। उसमें कुछ मुद्दे थे हमारे, और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी हमारे चौबड़ाखाल क्षेत्र में होके आए हैं, कार्यक्रम उनके बड़े अच्छे हुए हैं, तो उसी के बारे में चर्चा थी। और हमने कहा भी जो भी आदेश देंगे, क्योंकि अब इस समय चुनाव प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। ओबीसी मोर्चे में मैं हरिद्वार जा रहा हूं। और अभी कुछ दिन पहले ही हरिद्वार के संतों ने एक प्रेस बुलाकर हरिद्वार के वर्तमान विधायक मदन कौशिक पर अखाड़े की संपत्ति खुद बुर्द करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने हरिद्वार शहर से बीजेपी के मौजूदा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसको लेकर अब महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि मदन कौशिक और अखाड़ों के जितने भी प्रकरण चल रहे हैं उन सभी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़े संत, कई संतों ने आरोप लगाए हैं, प्रेस में, मीडिया में आरोप लगाए हैं, और उन्हीं के दल के, उन्हीं के कई तरह के जो संगठन हैं, वो संगठनों के अध्यक्षों ने भी आरोप लगाए हैं कि भाई इसका सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिसमें खुल्लम खुला अखाड़े के प्रतिनिधियों ने नाम लिया है कि यहाँ के शहर के विधायक माननीय मदन कौशिक जी की इन्वॉल्व हैं, और कोई भी वो जांच नहीं होने दे रही। पहले भी कार्रवाई जांच की मांग की थी, नहीं हो पाई, और आज भी सीबीआई की मांग पूरी कांग्रेस संगठन, हरिद्वार महानगर कांग्रेस, सारे सभासद, सभी कांग्रेस के नेतागण ये मांग करते हैं कि हरिद्वार में अखाड़ों और आश्रमों की जो भूमि की बंदरबाट हुई है, जो संत चले गए हैं, आज तक उनका पता नहीं लगा है, सीबीआई की जांच होनी। उत्तराखंड में आगामी 6 महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रोकने के संबंध में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो हालात गुजरात में देखने को मिले हैं वे हालात उत्तराखंड में ना मिले, इसलिए सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में इससे पहले भी आपदा आई हैं और कर्मचारी सरकार का तंत्र होते हैं। ऐसे समय पर वे सरकार को पूरी मदद करें, इसलिए सरकार की ओर से ऐसा निर्णय लिया गया है। देखिए, सरकार का तंत्र लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही चलता है, इसलिए या तो कांग्रेस के नेतृत्व को ये जानकारी नहीं है। आखिरकार सरकार ने अपने जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं सबको, जो हमारा अभी जो मानसून का समय आएगा तो उस समय पहाड़ों के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में आपदा आने की संभावनाएं रहती हैं। हर डिपार्टमेंट की सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकारी निर्णय लेगी। लेकिन इसके पीछे का भाव भी समझना पड़ेगा कि एक और जहाँ हम अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, कभी गुजरात के अंदर जो घटना हुई है, इतना बड़ा तूफान आने के बाद ऐसी किसी प्रकार का अनहोनी राज्य के अंदर न हो, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। और सरकार का निर्णय उत्तराखंड के पुरोला में एक घटना ने पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद यमुना घाटी में बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन हुए और सालों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा। पुरोला में हालात अभी शांत हैं, लेकिन पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के ऐसे कई परिवार ने पुरोला छोड़ दिया जो सालों से वहां रहकर अपना व्यापार कर रहे थे। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिसर्च के 10 सदस्यों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने आग्रह किया कि जिस प्रदेश में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग और जहां धार्मिक दृष्टि से देश और दुनिया के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं,
वहां इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम लोग यहाँ पर इम्फाल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जनाब MJ खान साहब, यहाँ पर एक पूरा डेलीगेशन लेकर आए थे। हम लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात करी। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पूरे देश में खबरें जा रही हैं उत्तराखंड के लिए, जो सांप्रदायिकता के विष को पूरी हमारी नौजवान पीढ़ियों के दिलों में घोला जा रहा है, उसकी क्या हकीकत है उसको हम देखने के लिए यहाँ आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे माहौल में बात हुई, हर इशू पे चर्चा हुई। जो यहाँ पर चाहे वो मज़ाक तोड़ने वाले की जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर इशू है, या जो लव जिहाद वर्ड यूज़ किया गया उसके ऊपर इशू पर चर्चा हुई। इसके अलावा कंक्लूजन हमारा ये सजेशन हमारा ये रहा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनकी तरफ से ये पॉजिटिव रिस्पांस आया कि यहाँ पर हमने जो महसूस किया है कि संवाद की कमी है, समाज के बीच में संवाद खत्म हो चुका है, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। हमारा मानना ये है कि दोनों तरफ के तमाम धर्मगुरु बैठें, इंटेलेक्चुअल्स बैठें और बैठ करके तमाम मसाइल पे बात करके एक कॉमन एजेंडा बनाएं। देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति दुनिया में एक पहचानी जाती है, अलग से मोहब्बत अमन का पैगाम यहाँ से जाता रहा है। ये ऋषि मुनियों का मुल्क है, ये सूफी संतों का मुल्क है। यहाँ मोहब्बत सबसे होती है, नफरत किसी से नहीं होती है। और उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाता है, यहाँ पिरान कलियर भी हैं, यहाँ पर केदारनाथ जी भी हैं, तो यहाँ से मोहब्बत अमन का पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया में। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सुनने में आई उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात हुई, और मुख्यमंत्री जी से बात करके हम लोग इतने संतुष्ट हुए हैं कि हमें यह महसूस हुआ कि यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, जैसे बताए जा रहे हैं वैसे नहीं है। हाँ, कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ें, उसके लिए भी कानून अपना काम कर रहा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और हमारा सबको मैसेज आपकी तरफ से मीडिया के माध्यम से यही है कि मोहब्बत अमन के साथ मिलजुल के हम रहते आए हैं हज़ारों सालों से, आगे भी रहते रहेंगे। जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे जो फेक मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। जब तक आप तस्दीक नहीं कर लें, जब तक आप जानकारी पूरी हासिल नहीं करें, उससे पहले उसको सर्कुलेट ना करें। ऐसा माहौल बनाएं कि हम मोहब्बत अमन के साथ। परसों मेरी रात में मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर वार्ता हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया भर में मुस्लिम संगठनों में ऐसा मैसेज जा रहा है, और हमको भी कोई 100 के आसपास पर डे संदेश आते हैं कि भाई क्या उत्तराखंड में सारे मुसलमानों पे गाज गिर पड़ी है क्या, जैसे पूरी सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ संगठित तौर पर काम कर रही है। ऐसा ही मैसेज देश के अन्य राज्यों से भी मुस्लिम संगठनों में फैल रहा है। सोशल मीडिया आज इसको बढ़ा के पेश कर रही। तो हम यहाँ आए थे मुख्यमंत्री से फ़ोन पे बात करने के बाद कि भाई वस्तुस्थिति क्या है, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, और वाकई अगर एक तरफा हो रहा है तो जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कट्टरपंथ अगर किसी समाज में बढ़ेगा या किसी देश में, वो आखिर में उसी समाज उसी देश का नुकसान करेगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और हमने कहा कि भाई जो फैसला आपने कड़ा लिया है पंचायतों को दोनों को रद्द करने वाला, अच्छा फैसला है, और ऐसे जितने कड़े फैसले होंगे देश का मुस्लिम समाज आपके प्रयासों में मददगार कैसे साबित हो सकता है, ताकि यहाँ सौहार्द का माहौल बना रहे। अब जो आता है कोई क्रिमिनल एक्ट जो होता है, वो कई बार उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ से 30 अंतर धार्मिक विवाह हुए हैं, 30 में से 24 मुस्लिम लड़कियाँ हैं। तो ये आप उसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई क्रिमिनल तरीके से कोई काम हुआ, पहचान छिपा के हुआ है, बहुत बहला फुसला के गलत सूचना के आधार पर, तो वो एक क्राइम बनता है। लेकिन नॉर्मल कोर्स है। पुरोला की जो घटना थी उसमें ये था कि 2 लड़के शामिल हैं, लेकिन पूरी मीडिया का यहाँ पे मैं खामी गिना रहा हूँ कि जो हिंदू लड़का था उसका नाम नहीं है। अगर वो जाता तो जो सांप्रदायिक माहौल बन रहा है देश भर में वो ना बनता। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर 2 शामिल हैं तो दोनों का नाम दे। वो कई अखबारों में मैंने देखा सिर्फ एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को ले जा रहा तो उसमें उसका साथी शामिल था। अब ये तो बिल्कुल सांप्रदायिक रंग देने वाली बात है। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक अच्छा आश्वासन ये आया है कि एक तो धर्म गुरुओं की और इंटेलेक्चुअल्स की चूँकि ट्रस्ट डेफिसिट है, और ट्रस्ट हल्द्वानी के कमलावा-गंज में बीते रोज हुई घटना के बाद समाजवादी पार्टी के शिष्टमंडल ने एसपी सिटी से मुलाकात कर समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कही है। सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि पिछले दिनों कमलावा-गंज में पशु क्रूरता संबंधित घटना हुई थी और वही इसको कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से कमलावा-गंज में समुदाय विशेष की दुकानों को बंद कराकर किराएदारों को हटाए जाने की घटना हुई, वे बेहद गलत है। उन्होंने एसपी सिटी से मिलकर शहर में कानून व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की। देखिए, पुरोला कांड के बाद से एक लहर सी चल गई है। जगह जगह लोगों को
एक यही काम रह गया है अब कि छोटी छोटी घटनाओं में लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देने लगे हैं। हमारा कहना यह है कि दोषी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। दोषी का कोई धर्म नहीं होता, कोई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए जो अपराध करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक अपराधी के लिए आप पूरे समाज को या उसके पूरी जात बिरादरी के लिए अगर जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये सरासर गलत है। ये तुच्छ लोगों की मानसिकता है, कुछ लोगों की मानसिकता है और बहुत तुच्छ है ये। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह की जो प्रॉपर्टी डाली जा रही है ये नहीं पड़नी चाहिए उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड हमेशा आपसी भाईचारा का गुलदस्ता रहा है और इसे वैसे ही बना रहने देना चाहिए। यहाँ सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के तीर तिवार में, शादी ब्याह में, दुख दर्द में हमेशा शरीक रहते हैं और हम वही उत्तराखंड चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी मिसाल है कि हर लोग इस बात की हैरत करते हैं कि जहाँ एक तरफ ये देवभूमि है, उसके बाद यहाँ इतने प्यार मोहब्बत से सारे धर्मों के लोग रहते हैं। इस लोग इस बात के लिए चकित भी रहते हैं और इस बात के लिए बधाई भी देते हैं। तो हम यही कहते हैं कि जो घटना 14 तारीख को कमलवा गांजिया में हुई है वो बहुत निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जहाँ कुछ लोग उस घटना को लेकर एक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं यहाँ से छोड़कर चले जाओ, तो वो भी गलत है। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी हाल में इस शहर का माहौल ख़राब होने नहीं दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से इस शहर का माहौल शांत हमेशा रहा है वैसे ही रहना चाहिए, आपसी भाईचारा रहना चाहिए। हम उन लोगों से भी हाथ जोड़ कर गुजारिश करते हैं कि इस तरह की बातें वो लोग ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा शहर रहा है, एक ऐसी जगह रही है कि जहाँ एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। ना मुसलमानों का हिंदुओं के बिना काम चल सकता है, ना हिंदुओं का मुसलमानों के बिना काम चल सकता है। तो हम यही कहते हैं कि जो आपसी भाईचारा था, जिस तरह से हम गले मिलकर रहते थे, उसी तरह हमें आपस में गले मिलकर रहना है। ये सपा का प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला है, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि शहर की कानून व्यवस्था स्थिति को अच्छा रखा जाए। तो पुलिस प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग लगातार शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे अपने सारा थानाध्यक्षों को, सीओ सिटी को और बाकी सारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जाए और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। जो कल वाली घटना है उसी में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त होती है, पीड़ित पक्ष से, तो अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे भी क्या नज़र रखी जा रही है अफवाह फैलाने वालों को भी? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे गलत दुष्प्रचार करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने विकास भवन स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष की बैठक में गैर हाजिर रहे अधिकारियों को नोटिस देने की बातें भी कही गई। आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि उनकी ओर से रुद्रपुर विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के लिए चलाई जा रही प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई है। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके चलते उनको आयोग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। देखिए, ये हमारी जन जानकारी अभियान के तहत तो योजनाओं का, हमारी अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित या अन्य योजनाओं का हम आज समीक्षा बैठक हमने पिछले दिनों ब्लॉक स्तर पर की थी। अब ये हमारी ब्लॉक स्तर पर जब पूरी हुई हैं तो हमने ज़िले स्तर पर आज उधम सिंह नगर की हमने बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो अधिकारी, हमारे 5 अधिकारी नहीं आए हैं बुलाने के बाद, उन अधिकारियों को हमने स्पष्टीकरण का नोटिस जारी करना है और 10 दिन में वो ये स्पष्टीकरण आयोग के कार्यालय में आकर के देंगे कि वो क्यों नहीं आए। दूसरी चीज़, जो अधिकारी डाटा लेकर के नहीं आए, लगातार अधिकारियों को हम चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कम से कम जो योजनाएं हमारी भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की चल रही हैं, उन योजनाओं का डाटा पूरा होना चाहिए और योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो और योजनाओं को अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, जो योजनाओं के लाभ के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं से लाभार्थी है या नहीं, ये आज हमने बैठक में समीक्षा की है और इसके बाद हम विधानसभा स्तर पर भी जल्दी इन योजनाओं की। ऋषिकेश में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष बीजेपी प्रतीक कालिया की ओर से भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित फिल्म आदि पुरुष शहर के लोगों को दिखाए गए, जिसके प्रथम शो का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ऋषि कुमारों की ओर से वैदिक
मंत्रों उच्चारण के बीच रिबन काट कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राम हमारे मन मस्तिष्क में बसे हुए हैं। तो कैबिनेट मंत्री और बीजेपी महामंत्री ने लोगों के साथ फिल्म देखा आदि पुरुष। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर पंतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल प्रदान किए। आज सचमुच एक बहुत ही शुभ दिन था, सौभाग्यशाली दिन था। आज संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर में 10वें दीक्षांत समारोह को एक उत्सव की तरह, एक पर्व की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया। आज संस्कृत के विषय के अंदर में कई संकल्प लिए गए और आज सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे 17 छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीता और 17 ने पीएचडी की डिग्री और 1,500 से ज़्यादा ने आज डिग्री हासिल की है। सच्ची बात तो ये है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है तो हमको संस्कृत से जुड़ने की आवश्यकता है। भारत की सभ्यता अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।